तथाकथित हिंदू धर्म के धार्मिक किताब ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्र वर्ष पहले हुई थी और उसके साथ वेद भी आया था। वेद कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। लेकिन सच्चाई हमें 1000 साल पहले ही छुपाया दिया गया। भाषा से पहले लिपि क्या है समझना जरूरी है। संस्कृत भाषा का लिपि है देवनागरी लिपि। आइए जानते हैं एविडेंस के साथ सबसे पुरानी लिपि और भाषा कौन सी है और संस्कृत का उदय कब और कैसे हुआ। पहले ये देखिए, आपको समझने में आसानी होगी। सम्राट अशोक के शासनकाल में धम्म लिपि कहा जाता था। ब्राह्मी लिपि भी कह सकते हैं या बंभी लिपि भी आप कह सकते हैं। इसके बाद कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्तकालीन लिपि। गुप्तकालीन लिपि हम 2 रूप देख सकते हैं, उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली। उत्तर भारतीय शैली से नागरी लिपि, बंगला लिपि, शारदा लिपि। नागरी लिपि के हम 2 रूप देखते हैं, पूर्वी नागरी और मध्य देशी नागरी। पूर्वी नागरी से हम 2 रूप देखते हैं, मैथिली और बिहारी। बिहारी से हम 3 रूप देखते हैं, तिरहुती कैथी, भोजपुरी कैथी, मगही कैथी। अब बात करते हैं मध्य देशी नागरी लिपि के बारे में। गुजराती, मालवी, महाजनी, मोढ़ी रूप हमको देखने को मिलती है। बंगला लिपि में आसामी, उड़िया, नेवारी, प्राचीन मणिपुरी। शारदा लिपि में नीचे लिखी हुई है, आप खुद देख लीजिए। और दक्षिण भारतीय शैली में नीचे ये लिखे हुए हैं तमिल, तेलुगु, ग्रंथ, ये सारा नाम आपको मिल जाएगा। भारत में जितनी भी लिपियां चल रही है उनका सबका जो उदय है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। हमारे देश में सबसे प्राचीन लिपि धम्म लिपि मानी जाती है और धम्म लिपि को ही बाद में ब्राह्मी लिपि और बंभी लिपि भी कहा गया है। धम्म लिपि के जो अक्षर है वो कैसे बनते थे? छोटा आ कैसे बनता था, बड़ा आ कैसे बनता था? छोटा आ के यहाँ 4 रूप लिखे हैं। इस तरह के आ बनते थे सम्राट अशोक के समय में। इस अक्षर को ठीक से पढ़ लीजिए, किसी इतिहासकार के भरोसे मत रहिए। आप खुद सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ सकते हैं। यहाँ से बहुत सी अक्षर है जो सम्राट अशोक के समय में था ही नहीं। जैसे ऋषि वाला री, वो उस समय था ही नहीं, ये बाद की देन। श्री, छ, त्र, ज्ञ ये भी नहीं था, इनको बाद में क्रिएट किया गया है। सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में यह अक्षर प्रयोग किया गया नहीं है। खरोष्ठी लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण लिपि मानी जाती है। आप इसके अक्षरों को ध्यान से देखिए और ये भी देखिए इसमें कौन कौन सी अक्षर मौजूद है और कौन कौन सी मौजूद नहीं है। और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग पश्चिमी उत्तरी भारत यानी गांधार, आज का जो पाकिस्तान है, उधर होता था उसका प्रयोग। ये जो लिपि है इसे दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है। यवनों ने, शकों ने, पहलों ने और कुषाणों ने खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। और एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित बिस्तर, जिसमें 64 लिपियों के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मी लिपि का नाम पहले और दूसरा खरोष्ठी लिपि है। आपने राजा खारवेल का नाम सुना होगा और उनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख भी है। उसमें कौन कौन से अक्षरों का उपयोग किया गया है आप देख सकते हैं। इसमें भी छ, त्र, ज्ञ, री, श्री अक्षरों का उपयोग नहीं किया गया है। अब आप ये देखिए, कुषाण काल में ब्राह्मी लिपि का जो स्वरूप चलता था वो कैसे चलता था। छोटा आ कैसे लिखा जाता था, बड़ा आ कैसे लिखा जाता था, छोटे ई बड़े ई कैसे बनते थे, ध्यान से देख लीजिए। इसमें भी ऋषि वाला री अक्षर नहीं है। नानाघाट शिलालेख, नानाघाट शिलालेख से प्राप्त अभिलेखों पर आधारित ब्राह्मी लिपि के उदाहरण। इसमें देख लीजिए कौन कौन सा अक्षर है और कौन कौन सा नहीं है। प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि, इसमें कौन कौन सी अक्षर है देख लीजिए। ब्राह्मी लिपि के जितने भी रूप है मैं आपको सारे के सारे दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। ताज्जुब की बात यह है कि प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में भी
ऋषि वाला री का अक्षर प्रयोग नहीं किया गया है। अब आप इसको देखिए, बाकाटक लिपि। इसमें भी कौन कौन सी अक्षर है देख लीजिए और कौन कौन सी नहीं है उसे भी देख लीजिए। अब आप इसको देखिए, ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली के मुख्य रूप। इसके अक्षर भी आप देख लीजिए, कौन कौन से अक्षर है कौन कौन से नहीं है। यह है कुटिल लिपि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और माना जाता है कि 8वीं सदी में कुटिल लिपि से ही नागरी लिपि बनी है। और इसी समय एक शारदा लिपि भी प्रचलित थी, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में चलती थी। और ये है शारदा लिपि। शारदा लिपि का जो क्षेत्र माना जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो इलाका माना जाता है, उधर उसका प्रयोग होता था। अब इसे देखिए, ब्राह्मी लिपि में आ ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ। ई भी देखिए, इसका स्वरूप ऐसा था, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ। ये तमिल लिपि में कैसे परिवर्तित हुई वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारत में जितनी लिपि चल रही है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, मतलब धम्म लिपि से ही हुआ है। अब आप इसको देखिए, यह है ग्रंथ लिपि। आप इसके अक्षरों को अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ऋषि वाला री का प्रयोग किया गया है। अब आप ये देखिए, कन्नड़ लिपि का विकास कैसे हुआ। छोटे से छोटे चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग जान सके संस्कृत का कैसे उदय हुआ। अब आप इसे देखिए, ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि की विकास यात्रा, यानी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि कैसे कैसे परिवर्तित हुई है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज के जैसा रूप आज से 2000 साल पहले नहीं था। संस्कृत भाषा नागरी लिपि से ही लिखा जाता है। सम्राट अशोक के समय यहाँ पाली प्राकृत चलती थी। इसके बाद हमारे देश में यवन, हूण, शक, कुषाण, पहलू सारे आक्रमणकारी आए। जब ये सब आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो इनके साथ इनकी भाषाएं आई और उन्हीं की भाषा के कुछ अक्षर, कुछ शब्द पाली प्राकृत में शामिल हो गई। और इस तरह से पाली प्राकृत का एक नया रूप हम देखते हैं कुषाण काल में, गुप्त काल में, बल्कि हर्षवर्धन के शासन काल में भी इसको हम देख सकते हैं। उसी को कुछ लोग संकर संस्कृत कहते हैं, कुछ बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी कहते हैं। और आज जो हम संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। पाली प्राकृत को ही संस्कारित करके संस्कृत बना है। अब आप ये बताइए, संस्कृत भाषा 1 अरब 96 करोड़ साल पहले के कैसे हो सकते हैं। संस्कृत का अर्थ संस्कारित, मतलब जिसे संस्कारित किया गया हो। अब ये मत कहिएगा कि 1 अरब 96 करोड़ साल पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई और तभी से वेद आया है। 8वीं शताब्दी के बाद संस्कृत का उदय हुआ और तभी वेद उपनिषद लिखे गए। सारे धर्म ग्रंथ इंसानों ने अपने फायदे के लिए लिखे हैं। किसी के बात में भरोसा मत करना, सच्चा इतिहास जानने की कोशिश करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे ऐसे ही सच्ची इतिहास को आपके सामने रखूंगा। आज के लिए इतना ही। जय मानवता।